कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का अभद्र भाषण सदन का और देश के मतदाताओं का अपमान है। हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर जो कहा अगर वो यहाँ पर बोल देंगे तो इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दोपहर का भोजन करते नजर आए। उन्हें बाजरे के व्यंजन परोसे गए। कांग्रेस नेता अजय राय के आपत्तिजनक बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है, ये उनके संस्कार का विषय हो सकता है। अगर गांधी खानदान को अभद्र भाषा पसंद है तो कोई भी कांग्रेसी जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा। वहीं अजय राय अपने बयान पर कायम है। अजय राय ने कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था, ये हमारी बोलचाल की भाषा है। इसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है और कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है, ये असंसदीय भाषा नहीं। दूसरी ओर यूपी के सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अलवर के राजगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान सफर थम गया। राहुल की यात्रा ने राजस्थान में 16 दिन में 485 किलोमीटर की दूरी तय की। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। हर यात्रा एक संदेश देती है और इस यात्रा में हमें संदेश मिला है कि हमें अगले बजट में सामाजिक सुधार पर फोकस करना है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव हरियाणा में शुरू होगा। हरियाणा में राहुल की यात्रा के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई। 23 दिसंबर को राहुल की यात्रा फरीदाबाद पहुंचेगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। ड्रग्स के हालात पर पंजाब के मुख्यमंत्री को घेरते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 6 महीने पहले हमारे राज्य के सीएम उस कोने में बैठते थे जो पार्लियामेंट में 11 बजे नशे की हालत में आता हो, आज पंजाब चला रहा है। 11 बजे क्या खा पी कर आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। जब बोलते थे तो लोग उनको जाकर सुनते थे। उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों पर लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन पंजाब में ड्रिंक करके सरकार चल रही है। बादल की बात पर गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को हंसने से रोक नहीं सके। जितनी देर बादल भगवंत मान पर बोलती रही, सदन में ठहाके लगते रहे। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तनातनी की एक नई किस्त सामने आई है। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए भरने का निर्देश दिया है। इस आदेश की वजह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने अपने एलजी को कहा है कि कई साल पुराना विज्ञापनों का मामला जो ठंडे बस्ते में डाला गया उसे फिर से निकालो। एलजी साहब के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इस तरह के आदेश पारित करें जिसका कोई लेना देना नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने करीब 22,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन बाहरी राज्यों को दिए हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहली बार महाठग सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस को एक साथ पेश किया गया। पेशी के दौरान ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया। उसने कहा कि आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से ही एक के बाद एक लेटर लिखकर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए थे। सुकेश के आरोपों की जांच के लिए उपराज्यपाल ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसने 16 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उधर आम आदमी पार्टी ने सुकेश के आरोपों को गलत बताते हुए फिर से उसे बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने 23 दिसंबर से विदेश जाने की इजाजत मांगी है। दिल्ली की अदालत ने इस पर ईडी से विस्तार में जवाब देने को कहा है और सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी। इसका खुलासा एनआईए की चार्जशीट में हुआ है। चार्जशीट में कहा गया है कि उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। तबलीगी जमात के लोगों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। एनआईए के खुलासे के बाद अमरावती में बडनेरा के विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केस को दबाने की कोशिश की थी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड को सामने लाना जरूरी है।
उत्तर भारत के 5 राज्यों पर कोहरे का कोहराम शुरू हो गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की वजह से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कोहरे की वजह से करीब 50 ट्रेनें देर से चल रही हैं। कोहरे की वजह से यूपी सरकार ने रात में सरकारी बसों को नहीं चलाने का फैसला किया है। पंजाब के स्कूलों में टाइम में बदलाव किया गया है। कोहरे की वजह से सड़क हादसों की खबरें आ रही हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम के काफिले की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कोहरे के साथ उत्तर भारत में ठंड भी बढ़ रही है, साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। कोहरे और ठंड की वजह से यूपी और हरियाणा में 3 लोगों की मौत हो गई है। क्या 2023 की शुरुआत दुनिया में कोविड और लॉकडाउन की वापसी से होने वाली है? क्या अगले साल यानी 2023 में हमें कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन में इस समय बहुत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ये चीन की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये चीन के एक बहुत बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां इस समय लाशों का अंबार लगा हुआ है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि बीजिंग और शंघाई समेत चीन के कई बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में इस समय सैकड़ों हजारों लोगों की लाशें इसी तरह जमा हो रही हैं क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं और इनके परिवारों ने भी इनके शव लेने से इनकार कर दिया है। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन की स्थिति इस समय कैसी है। सबसे पहले तो हम आपसे इस बात की भी माफी चाहेंगे कि आज शुरुआत में ही हम आपको इस तरह के वीडियोस दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको भी लगेगा कि 9 बजते ही शुरुआत में ही ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन खबर है ही इतनी चिंताजनक। चीन में इस समय स्थिति यह है कि कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों को ना तो अस्पतालों में जगह मिल रही है क्योंकि अस्पताल फुल हैं और जो लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। और इस स्थिति को आप कुछ और तस्वीरों से यहां धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। ये चीन के अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां अब जगह नहीं बची है और बहुत बुरी स्थिति में इस समय चीन है। वैसे तो चीन में आप जानते हैं चीन की तस्वीरें कभी बाहर नहीं आती। चीन में अगर कोविड को लेकर कोई स्थिति पैदा होती है, कोविड से किसी की मृत्यु होती है तो ना तो वो खबर कभी बाहर आती है ना कभी डेटा बाहर आता है। लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें बाहर आ गई हैं। ये तस्वीरें चीन के अस्पतालों से लोगों ने बना ली हैं और ये बाहर की दुनिया तक पहुंच गई है। तो आज आप शायद पहली बार चीन के अस्पतालों की इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बाहर की दुनिया तक कभी भी पहुंच नहीं पाती। अब जो तस्वीरें आपने देखी अभी ये बीजिंग के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान की हैं जहां कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और सिर्फ इस जगह पर ही 2000 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी मरने के बाद भी लाइनों में लगना पड़ रहा है और इन शवों को इनके परिवारों ने या तो अपनी गाड़ियों में ही रखा हुआ है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं क्योंकि इन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें ये शव अपने घरों में या कब्रिस्तान के बाहर कब तक इसी तरह से रखने होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं ताकि उनमें शवों को रखा जा सके। यानी चीन में कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन की शी जिनपिंग सरकार ये कह रही है कि वहां पिछले 3 वर्षों में कोविड से सिर्फ 5237 मौतें हुई हैं, जबकि ये सच बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब से अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी में राहत दी है और बहुत सारी पाबंदियों को हटा लिया है, तब से चीन में कोविड के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड को लेकर अपनी नीति अब पूरी तरह से बदल दी है। नई कोविड नीति के तहत चीन चाहता है कि उसके यहां जितनी जल्दी कोविड का पीक आएगा उतनी ही जल्दी कोविड से हालात बेहतर होंगे। इसलिए चीन की सरकार अब चाहती है, उन्होंने अब लोगों को कोविड से संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि वो लोगों को संक्रमित होने भी दे रहे हैं और लोगों को इससे मरने भी दे रहे हैं। तो अब जो उनकी रणनीति है वो ये है कि अगर किसी को संक्रमण होता है तो हो
जल्दी से जल्दी संक्रमण हो। जिसे मरना है उसे मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, ताकि जितने भी लोगों को अगर मरना है वो सारे मर जाएं और उसके बाद ये लहर पीक पर पहुंचे और फिर समाप्त हो जाए। चीन के लगभग सभी बड़े शहरों में इस समय सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल वैसा जैसे भारत में या दुनिया के दूसरे देशों में एक साल पहले था। और जिन शॉपिंग मॉल्स में कुछ समय पहले तक भीड़ हुआ करती थी, आज वो शॉपिंग मॉल बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये देखिए आप, ये शॉपिंग मॉल्स की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। इसके अलावा लोगों में कोविड का इस कदर डर है कि वो बाहर सब्जियां या दूसरा घर का सामान लेने के लिए भी इस तरह से अपने घरों से निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोविड का संक्रमण ना हो जाए। देखिए अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं चीन में इस संक्रमण से बचने के लिए। नए तरह के मास्क वहां पर आ गए हैं, नए तरह के पीपीई सूट्स लोग पहनकर बाहर निकल रहे हैं। तो चीन के लोग क्या क्या नहीं कर रहे इस संक्रमण से बचने के लिए, आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह के मास्क जैसे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, विभिन्न तरीके के पीपीई किट्स लोग पहन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोग शहर छोड़कर भागना चाहते हैं, उन्हें रोकने के लिए दो प्रांतों की सीमाओं के बीच इस तरह की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि चीन में हालात इस समय कितने खतरनाक हो चुके हैं। ये दीवारें बनाई जा रही हैं। अमेरिका के जिस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 में कोविड को लेकर चेतावनी जारी की थी और उसकी बातें काफी हद तक सही निकली थी, उसी वैज्ञानिक ने इस बार चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी एक स्टडी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोविड से संक्रमित हो सकती है। यानी इस हिसाब से अगले 3 महीनों में चीन के 142 करोड़ लोगों में से लगभग 85 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित होंगे। 85 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा हांगकांग में हुई एक और रिसर्च का यह अनुमान है कि वर्ष 2023 में यानी नए साल में चीन में कोविड से 9,64,000 लोगों की मौत हो सकती है। और इसी तरह की आशंका अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी जताई है। इस इंस्टीट्यूट ने जब स्टडी की है, उसके मुताबिक अप्रैल 2023 तक चीन की 1/3 आबादी कोविड से संक्रमित होगी और तब तक वहां 5 लाख लोग इससे मर चुके होंगे। इसके अलावा इसमें यह भी अनुमान है कि वर्ष 2023 में चीन में कोविड से कुल मिलाकर 16 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी चीन में कोविड की 3 लहरें आ सकती हैं और तीसरी लहर का पीक अप्रैल 2023 में आ सकता है या उसके आसपास हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जो चीन अब तक यह कहता आ रहा था कि उसके यहां कोविड के मरीजों की निगरानी के लिए एक पूरी व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जो चीन अब तक यह कह रहा था कि मौजूदा समय में उसके लिए कोविड के नए मरीजों की सही संख्या, अब वो ये कह रहा है, अभी तक चीन पूरी दुनिया में यह कहता आया कि उसके पास जो कोविड का मॉडल है रोकने का, वो सबसे सही मॉडल है, उसका कोविड मॉडल सबसे अच्छा है और उसे अपने एक एक मरीज के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन अब वही चीन यह कह रहा है कि अब उसके लिए कोविड के नए मरीजों की सही संख्या का पता लगाना नामुमकिन है। अब उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बची कि वो ये पता लगा सके कि अब कितने नए इन्फेक्शंस हो रहे हैं। यानी उनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। हालांकि यह समझना भी बेहद जरूरी है कि चीन में आखिर 3 वर्षों के बाद कोविड का विस्फोट क्यों हुआ है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया से तो कोविड अब जाने लगा है और चीन में अब उसका प्रवेश हो रहा है। तो इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है, चीन के लोग अब तक बड़ी संख्या में कोविड से संक्रमित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने वाली इम्यूनिटी अब तक विकसित नहीं हो पाई। और अब जब वहां ये वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है, तो इससे ज्यादा लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। दूसरी वजह है वैक्सीनेशन। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड के नए म्यूटेशन से लड़ने के लिए वैक्सीन की 2 डोज काफी नहीं है और लोगों को तीसरी डोज लगवाने की बेहद आवश्यकता है, जबकि चीन में लोग बूस्टर डोज लगवाने से बच रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि चीन में जो वैक्सीन बनी भी है वो कारगर नहीं है। चीन में 18 साल से ऊपर के 57% लोगों ने और 80 साल से ऊपर के 42% लोगों ने ही वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया है। और अभी चीन में जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं
उनमें ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनकी उम्र 60 से 90 वर्ष के बीच है। इसके अलावा चीन में लोगों को जो वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई उसका नाम है कोरोना वैक, और यह वैक्सीन कोविड के खिलाफ सिर्फ 30% ही प्रभावी है, यानी इसका एफिकेसी रेट सिर्फ 30% है। चीन में बने सामान को लेकर वैसे भी एक कहावत हमारे यहां कही जाती है कि चीन में बना सामान चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, और चीन की कोविड वैक्सीन ने भी वैसा ही प्रदर्शन किया है। यह वैक्सीन कुछ ही दिनों में फेल हो गई और चीन ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने ये बताते रहे कि उन्होंने वैक्सीन भी बना ली है, दवाइयां भी बना ली हैं और उन्होंने कोविड पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने इसे अपनी ईगो के साथ ले लिया था। तीसरी वजह है कि चीन को लगता था कि वो सिर्फ सख्ती करके, कड़े पहरे लगा के कोविड को नियंत्रित कर सकता है, और इस वजह से उसने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे वैज्ञानिक तरीकों पर ज्यादा काम ही नहीं किया। और इसी वजह से जब वहां सख्ती कम हो गई और लॉकडाउन हटा तो चीन का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस नई लहर से पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और वो चरमरा गया। तो चीन का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी पोल असल में अब जाकर खुली है। चीन में कोविड के मामले बढ़ने का एक और कारण है और वो है नया वेरिएंट, और इस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार का ही एक हिस्सा है। यानी पिछले साल जो ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था, जो आया था, हमारे देश में भी ओमिक्रॉन आया था, आपको याद होगा, ये नया वेरिएंट उसी के म्यूटेशन से जन्मा है। और बड़ी बात यह है कि ये पुराने वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। पुराने वेरिएंट को ओमिक्रॉन BA.5 कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो वो औसतन 5 और लोगों को इससे इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। 5 लोगों को और ज्यादा इन्फेक्शन वो आगे बढ़ाता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति इस नए वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वो औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी इस वेरिएंट की मदद से कोविड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और चीन में अभी ऐसा ही हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन में इस वेरिएंट की वजह से कोविड का डबलिंग रेट महीनों या दिन से घटकर अब कुछ घंटे हो सकता है। डबलिंग रेट का मतलब यह है कि इस वेरिएंट की वजह से कोविड के मरीज महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में दुगने हो सकते हैं। कुछ ही घंटों में संख्या दुगनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए चीन में आज कोविड के 1 लाख मरीज हैं, तो कुछ ही घंटों में यह संख्या 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि यह नया वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक है। इस वेरिएंट का पहला मामला चीन में ही मिला था, और बड़ी बात यह है जो आपके लिए चिंता में डालने वाली बात है, यह वेरिएंट भारत में भी पहुंच चुका है, और हमारे देश में दिवाली के आसपास यानी 14 अक्टूबर को इस वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। और अब भारत के अलावा यही वेरिएंट अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों में फैल चुका है, क्योंकि इन तमाम देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। इस वेरिएंट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी पर जबरदस्त प्रहार करता है, और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं के लिए भी यह कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए हम आपसे यह कह रहे हैं कि इस खबर को यह मत सोचिएगा कि यह चीन में हो रहा है तो हमारा क्या लेना देना। चीन में यह आज हो रहा है, हो सकता है कल बाकी की दुनिया में भी यह वेरिएंट ऐसा ही उत्पात मचाए, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप यह देखिए कि इस वेरिएंट से बचने के लिए चीन के लोग क्या कर रहे हैं। चीन में इस समय लोग अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों की कमी हो गई है तो बहुत सारे लोगों ने घरेलू नुस्खों को अपनाना शुरू कर दिया है, और वहां के घरेलू नुस्खों के मुताबिक नींबू की मांग वहां अचानक से बहुत बढ़ गई है। नींबू को एक एनर्जी बूस्टर माना जाता है, जैसा कि आप भी जानते हैं, और इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से चीन के लोग आजकल नींबू की जमाखोरी कर रहे हैं। चीन में पहले 1 किलो नींबू 40 से 50 रुपए में मिलता था, लेकिन आजकल वहां 1 किलो नींबू की कीमत 150 रुपए के पार चली गई है। बड़ी बात यह है कि चीन की सब्जी मंडियों से नींबू अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने खरीद कर अपने घरों में जमा कर लिए। नींबू के अलावा वहां डिब्बा बंद पीले आड़ू भी लोग खरीद रहे हैं, जो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए खाए जाते हैं। यानी जैसे हमारे देश के लोग कोविड की पहली और दूसरी लहर के समय इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए
काढ़ा पी रहे थे या नींबू और दूसरी चीजें खा रहे थे, घरेलू नुस्खे आजमा रहे थे, आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहे थे, च्यवनप्राश खा रहे थे, ठीक उसी तरह से अब चीन के लोग भी कोविड से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना रहे हैं, अलग अलग चीजें खाकर। जिन भी चीजों की वहां पर मान्यताएं हैं उन्हें वो आजमा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि चीन इस स्थिति तक पहुंचा कैसे, और अब आपको हम ये बताएंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वो 5 गलतियां कौन सी की हैं जिसकी वजह से चीन आज इस हालत में पहुंचा है। क्योंकि कोविड जब आया है पूरी दुनिया में, एक चीज को आप समझिए, कोविड जब आया ये एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया था। इसलिए ये हर देश की सरकार और हर देश के नेता की अग्नि परीक्षा थी। किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं था। जिन देशों के पास अच्छे नेता थे, अच्छी सरकारें थीं, उन्होंने कम से कम डैमेज के साथ इस पर काबू पा लिया। जिन देशों में अच्छी सरकारें नहीं थीं, नेताओं ने गलतियां की, वहां के लोगों ने ज्यादा भुगता। अब देखिए शी जिनपिंग की पहली गलती, शी जिनपिंग ने संक्रमण को रोकने के लिए अपना सारा जोर जीरो कोविड पॉलिसी पर लगा दिया, लेकिन उनकी यह पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो गई। अब तक वो पूरी दुनिया को यह बताते रहे कि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया में सबसे अच्छी है। आपको याद होगा अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जब अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। जहां भी जाते थे कहते थे कि कोविड को कैसे रोकना है, चीन से सीखिए। लेकिन यह शी जिनपिंग की बहुत बड़ी गलतफहमी थी और यह जीरो कोविड पॉलिसी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दूसरी गलती, शी जिनपिंग ने कोविड के खिलाफ चीन के मॉडल को दुनिया का सबसे शानदार मॉडल बताया और इसका जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मॉडल की समीक्षा नहीं की। तीसरी गलती, जब किसी देश का नेता अपने लोगों की बात नहीं सुनता और सारे फैसले एक ही व्यक्ति लेता है तो उस देश में यही होता है। शी जिनपिंग ने चीन में बिल्कुल यही किया। उन्होंने सारे फैसले खुद लिए, अपनी मनमानी की और अपने देश के लोगों की एक बात तक नहीं सुनी। चौथी गलती, शी जिनपिंग की सरकार ने कोविड को लेकर तमाम आंकड़े और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारियां, यानी जितना भी डेटा था, वो पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की। और आखिरी बात यह कि अगर चीन में कोविड से लाखों लोगों की मौत होती है तो इससे शी जिनपिंग को अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ेगा और उस राजनीतिक संकट की शुरुआत हो चुकी है। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ महीने पहले तक शी जिनपिंग चीन के सबसे मजबूत राष्ट्रपति थे चीन के इतिहास के, और वो इसी ओर आगे बढ़ रहे थे। जब तक उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ था तब तक भी उनकी स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन उसके बाद से उनके खिलाफ चीन में विद्रोह हो रहा है। लोग सड़कों पर उनके इस्तीफे की खुलेआम मांग कर रहे हैं, जो कि पहली बार हुआ, और ये सब जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हो रहा था। उन्होंने जो पाबंदियां सख्ती की हुई थी उससे चीन के लोग परेशान हो गए। पिछले 2-3 साल से वो एक तरीके से जेल में रह रहे हैं, और जब उनके सब्र का बांध टूटा तो सड़कों पर निकल आए। शी जिनपिंग को यह लगा कि अब वो इस विरोध को दबा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ढील देनी शुरू कर दी, लॉकडाउन हटाने शुरू कर दिए, और जैसे ही लॉकडाउन हटे वैसे ही चीन में संक्रमण एक आग की तरह फैला। अब शी जिनपिंग के लिए इसे संभालना बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, और अगर वो नहीं संभाल पाए तो ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा क्राइसिस साबित होगा, जिससे पूरी दुनिया में एक नेता के तौर पर उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। आज ही वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि 2022 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट अब 2.7% तक रह सकता है। उन्होंने अपना अनुमान जो था उसे बदल दिया, जो उन्होंने जून के महीने में 4.3% रहने का अनुमान लगाया था। यानी वर्ल्ड बैंक ने चीन का जो ग्रोथ रेट था वो पहले कहा था 4.3% रहेगा, अब उन्होंने उसे रिवाइज कर दिया है और अब वो कह रहे हैं कि चीन का ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7 तक रह सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का है, चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धक्का है। दुनिया में चीन अपने आप को एक बहुत ही सफल इकोनॉमिक मॉडल मानता है, और चीन की जो पूरी राजनीति है वो वहां की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। चीन अपने देश के लोगों के सारे जो अधिकार है वो इसी नाम पर लेता है कि उन्हें बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान मिलता रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी, शिक्षा मिलती रहेगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहेगा, लेकिन उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस दिन अर्थव्यवस्था चरमराएगी,
लोगों के जेब में पैसा जाना बंद हो जाएगा, उस दिन लोग चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, जो कि वहां हो रहा है। दुनिया में कोविड का पहला मामला अक्टूबर 2019 में सबसे पहले चीन में ही आया था, वुहान से। और इसे रोकने के लिए चीन ने पहली बार लॉकडाउन 23 जनवरी 2020 को लगाया था, यानी पूरे 3 महीनों के बाद लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से ही उस समय पूरी दुनिया में यह वायरस फैला और उसके बाद धीरे 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 पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगता चला गया। अब चिंताजनक बात यह है कि इस बार भी चीन अगर वायरस को समय पर कंट्रोल नहीं करता तो इसका बाकी की दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव हो सकता है। आज चीन में स्थिति है, हो सकता है अगले 3 महीने के बाद चीन में नए लॉकडाउन लगेंगे, उसके कुछ हफ्तों के बाद दुनिया में भी नए लॉकडाउन लगाने शुरू करने पड़े। अब बड़ी बात यह है कि चीन की स्थिति तो आपने देख ली, हम लोग कहां खड़े हैं और क्या हमें चिंता करने की आवश्यकता है? क्या हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर आ सकती है? क्या हमारे देश में फिर से अगले साल एक नया लॉकडाउन हो सकता है? ये बहुत ही डराने वाली खबर है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सवाल यह है भारत पर और आप लोगों पर इसका क्या प्रभाव होगा। चीन भारत का पड़ोसी देश है, अगर वहां कोविड से लाखों लोगों की मौत होती है तो यह भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। और इसका एक कारण यह है कि भारत के लिए उसका वैक्सीनेशन इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसे मैं आज आपको बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा, देखिए यहां पर हम आपको बताएंगे कि इस समय भारत की स्थिति क्या है। यह भारत में आप वैक्सीनेशन का पूरा डेटा देख रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में जब आप देखेंगे 16 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और पहले हफ्ते में हमने लगभग 12.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। इसके बाद आप देखिए 11 सितंबर से 17 सितंबर 2021 हमारा वैक्सीनेशन चरम पर था, जब हमने इस हफ्ते 6.7 करोड़ वैक्सीन लगाई। और फिर देखिए 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 के बीच में हमारे देश में 5.5 करोड़ वैक्सीन लगी है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है, ये तो मैंने आपको पूरा एक डेटा दिखाया कि कब हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, आज हम यहां पर खड़े हैं, देखिए यहां, और यहां का मतलब है 10 दिसंबर से 16 दिसंबर का जो डेटा है वो ये कहता है कि इस हफ्ते में सिर्फ 3 लाख वैक्सीन, सिर्फ 3 लाख डोज लगी है। यानी अगर आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन के मामले में हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। आज हम यहां हैं लगभग 3 लाख के आसपास, और शुरुआत भी हमने यहां की थी, देखिए वहां पर 16 जनवरी 2021। तो स्थिति आज वही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक कोविड के नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज को बहुत जरूरी बता रहे हैं, जबकि हमारे देश में लोग अब बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाहते। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई होगी और आप सोचते होंगे कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, कोविड तो जा चुका। अब देखिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की स्थिति, एक और चार्ट आपको दिखाते हैं। इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, भारत में अब तक वैक्सीन की लगभग 220 करोड़ डोज लगी है। देखिए 220 करोड़, और 140 करोड़ लोगों में 102 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा चुके हैं। यहां पर 102 करोड़ जो एक फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, इसको फर्स्ट डोज आप कहेंगे। इसके बाद 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड डोज पूरी हो चुकी है, यानी जो आप कह सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं हमारे देश में, वो हैं 95 करोड़। अब जो चिंताजनक बात है वो है कि हमारे देश में जो बूस्टर डोज है वो सिर्फ 22.3 करोड़ लोगों ने लगवाई है। और ये जो लोग हैं, ये जो संख्या है, ये भारत को चिंता में डाल सकती है। और इस हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में सिर्फ 16% लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। हालांकि इसके बावजूद समय रहते भारत के लिए अभी डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब बड़ा सवाल जिसका मैं जवाब आपको देना चाहता हूं वो ये है, आप कहेंगे कि क्या हमें डरने की आवश्यकता है या नहीं। तो
इस समय की जो स्थिति है वो ये है, इस समय आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्यों कह रहे हैं इसे आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, भारत में चीन जैसी स्थिति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी वैक्सीन कोविड के अब तक के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ काफी प्रभावी साबित हुई है। हमारे पास चाइना से कहीं ज्यादा अच्छी वैक्सीन है और हमने जो आपको बताया, हमारे बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दूसरा पॉइंट, भारत के 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी, यानी भारत की 68%, 68% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। और तीसरा पॉइंट यह है कि भारत में कोविड की 2 लहर पहले ही आ चुकी हैं और हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड से पहले ही संक्रमित हो चुका है, यानी इन लोगों में इम्यूनिटी बन गई है और हमारा शरीर वायरस की तरह म्यूटेट हो रहा है। हमारे शरीर, जैसे ये वायरस म्यूटेट होता रहता है, वैसे हमारे शरीर में भी इससे लड़ने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है, यानी हमारे शरीर के अंदर भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। इसलिए अब ज्यादातर भारतीयों के जो शरीर हैं वो नए वेरिएंट को झेलने के लिए तैयार है। चौथा पॉइंट ये कि भारत में कोविड इस समय पूरी तरह से नियंत्रित है। इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि कोविड दुनिया के जिन 10 देशों में तेजी से फैल रहा है, उन 10 देशों में भारत यानी आपका देश नहीं है, और यह बहुत अच्छी खबर है। जबकि भारत की आबादी चीन के बाद सबसे ज्यादा है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस समय भारत और चीन की आबादी लगभग बराबर ही है। एक और अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 112 मरीज मिले हैं। अब देखिए, ये मैं आपके लिए टॉप 10 देश मैंने निकाले हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इस समय जो साप्ताहिक औसत है 100%, वो चीन है। दूसरे नंबर पर जापान है जहां 54%, ब्राजील 18%, इटली 18%, फ्रांस 17%, साउथ कोरिया 15%, जर्मनी 11%, इंडोनेशिया 9%, अमेरिका 8%, मैक्सिको 8%। इनमें से ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं जो इस समय भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका में फिर से कोरोना के जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन इन टॉप 10 देशों में भारत कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय चीन और अमेरिका की स्थिति को देखते हुए कल एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। जहाँ तक भारत का संबंध है, इसके बारे में हम लोगों को शुरू से ही मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है। वायरस की कोई सीमाएं नहीं होती और उसको फैलने में ना ज़्यादा परेशानी होती है ना ज़्यादा समय लगता है। और इसका लाभ यूँ हुआ कि एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज़्यादा देखी, ना मृत्यु का आंकड़ा देखा। जबकि ओमिक्रॉन के कुछ सब वेरिएंट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर उसकी वजह से मृत्यु का आंकड़ा बना रहा, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य से नहीं हुआ। और उसका कारण जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो आज ये विश्लेषण हम आपको सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं, आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये जो कोविड है, कोरोना वायरस है, ये बहुत ही चालाक वायरस है और ये कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी हैरान कर देता है। इससे पहले भी ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों को गलत साबित कर चुका है। इस बार इसने चीन को गलत साबित किया है। और बड़ी बात जो है वो ये कि अक्टूबर 2019 में चीन के वुहान में सबसे पहले ये वायरस का मामला आया था। उसके 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया था और उसके कुछ हफ्तों के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। डर जो है
वो इस बात का है कि इस बार भी चीन में जो इस समय इतनी बुरी स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अब से कुछ महीनों के बाद ये वायरस चीन से बाहर फैल जाए और दुनिया के दूसरे देशों में भी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए। और जब हम नया साल मना रहे होंगे, 2023 में नए साल में प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करते ही कहीं हमारा सामना कोविड से ना हो जाए और कोरोना वायरस कहीं हमसे ये ना कहे कि नए साल में स्वागत नहीं करोगे हमारा। लेकिन अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान आपको जरूर रहना होगा। हम आपको बिहार के उन गैंग्स ऑफ मदिरापुर के बारे में बताएंगे जो शराबबंदी के बावजूद बिहार में न सिर्फ दूसरे राज्यों से शराब लेकर आ रहा है, बल्कि उसी शराब की घर घर सप्लाई कर रहा है। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में कच्ची शराब की फैक्ट्रियां ये गैंग्स चला रहे हैं। इसीलिए आज हमने इनका नाम रखा है गैंग्स ऑफ मदिरापुर, क्योंकि इन गैंग्स का काम यह है कि बिहार की गली गली में, बिहार के गांव गांव में शराब की नदियां बहती रहें। और इस समय बिहार में शराब की नदियां बह रही हैं और ये वो गैंग है जिसने बिहार के युवाओं को शराब की होम डिलीवरी के काम में लगा दिया है। ये सबसे डराने वाली बात है। बिहार में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद सारण जिले में कच्ची शराब पीने की वजह से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि शराब का काला कारोबार करने वाले जो लोग बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार को दिखाई नहीं देते, उन गैंग्स ऑफ मदिरापुर तक हमारी टीम बड़ी आसानी से पहुंच गई। और आज हमने शराब के इस बिजनेस मॉडल को ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि कैसे बिहार में 73 लोगों की मौत के बाद भी खुलेआम कच्ची शराब बनाई जा रही है, यानी शराब की नदियां आज भी बह रही हैं। और हैरानी की बात यह कि इस शराब को बिहार में घर घर तक वहां के ऐसे युवा पहुंचा रहे हैं जो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अभी तक नौकरी नहीं है। यह सबसे खतरनाक बात है कि वो लोग जिन्हें देश की तरक्की में, देश के विकास में भागीदार होना चाहिए था, जो हमारे देश के युवा हैं, वही इस शराब की होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। शराब माफिया के खिलाफ बिहार में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन बिहार में शराबबंदी का किस तरह मजाक बनाया जा रहा है आप इन तस्वीरों में देखिए। लोकल आसपास ही बाहर जाता है, पता नहीं अब ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ दारू जाता है नहीं पता। आज तक की टीम बिहार के छपरा जिले के उन इलाकों में पहुंची जहां शराब माफिया खुलेआम शराब बेचते हैं। शराब बेचने वाले इन लोगों से जब आज तक की टीम ने बात की तो ये लोग किस तरह बेखौफ नजर आए आप खुद देखिए। पुलिस का डर नहीं लगता तुम लोगों को? पुलिस आते हैं, हम लोग भाग जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। आज से बन रहा है यहाँ पे दारू। मुझे क्या पता कब से बन रहा है। कितना साल से बन रहा है यहाँ पे दारू। कहाँ का लोग पीता है इसको? बहुत लोग, आप जैसा आदमी यहाँ के पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा, हाँ। बात बोला है। अंदर में नहीं, वहाँ की नरवाही पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। कितना मिलता है? 200, 250, 400, 500, जैसे काम करिएगा वैसे मिलेगा। उधर मनेर में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियों को नष्ट किया। घने पेड़ के नीचे यहाँ पर उन लोगों ने ये ठिकाना बनाया है जहाँ पर कच्चा माल को छुपाया गया है ताकि ड्रोन की नजर से बच सके। और फिर ड्राम को मिट्टी में गाड़ा गया है, जमीन के अंदर गाड़ा गया है। अब इस कच्चा माल को नष्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। ये बड़े बड़े जो पॉलिथीन है, इसको यहाँ पर पानी में छुपाया गया था और अब यहाँ पर इसको यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। और यही इससे तालाब में किस तरीके से छुपा कर रखा गया था इस कच्चा माल को, और पूरा इलाके में देखिए इस पॉलिथीन के फटते ही पूरे इलाके में बदबू जो है वो यहाँ पर फैल गई है। पुलिस प्रशासन जहरीली शराब पर एक्शन ले रहा है।
तो वहीं बिहार के बगहा में शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। बड़ी बात यह है कि बिहार में शराब की सियासत दिल्ली तक पहुंच गई है और आज ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। तो दूसरी तरफ बिहार में जहरीली शराब की मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी पार्टियों के निशाने पर हैं। जो भी अवैध शराब बनाई जा रही, चाहे देसी हो या फिर बाहर से लाई जा रही हो, और आने वाले समय को देखते हुए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज की तारीख में हकीकत है, बिहार में अगर हत्याएं हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार बिहार सरकार है, और अगर प्रशासन इस पे खामोश है और मुख्यमंत्री उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो जांच की आंच सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाती है। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहां बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या हो। घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार में शराब पर संग्राम थमने वाला नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, इन गैंग्स का नाम हमने रखा है गैंग्स ऑफ मदिरापुर, जो बिहार में मदिरा की नदियां बहा रहे हैं। इसमें अब इसके बिजनेस मॉडल को समझिए जो आपको हैरान कर देगा। इसमें 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले हैं शराब के तस्कर, जो दूसरे राज्यों से शराब को बिहार में लेकर आते हैं। दूसरे हैं शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो दूसरे राज्यों से आई शराब के साथ कच्ची शराब को भी शहरों और गांवों में पहुंचाते हैं। और तीसरे हैं, और सबसे खतरनाक बात यही है, वो युवा छात्र जो पैसा कमाने के लिए इस शराब की घर घर होम डिलीवरी करते हैं, यानी शराब के डिलीवरी बॉयज। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे वो छात्र हैं जो बिहार के किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और इन्हें अपनी फीस भरने के लिए पैसा चाहिए होता है। इसलिए ये दिन में पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम शराब की होम डिलीवरी का काम करते हैं। इसके अलावा एक आंकड़ा यह भी है कि बिहार में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 40 लाख। सोचिए, एक ही राज्य में, बिहार में 40 लाख युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, जो पैसा कमाने के लिए आसानी से शराब माफिया के जाल में फंस जाते हैं और फिर उन्हें इस काम में मजा आने लगता है, क्योंकि आसानी से पैसा जेब में आने लगता है। उदाहरण आपको देते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल ही बिहार पुलिस ने 28 वर्ष के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, जो पटना में हर दिन शराब बेचकर 9 लाख रुपए कमा रहा था। और इस लड़के ने अपने जैसे 36 और युवा छात्रों को शराब की होम डिलीवरी के काम में लगा लिया था। बात सिर्फ इस लड़के की नहीं है। आज ही बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और यह छात्र अवैध शराब के कारोबार में शामिल था और अपने बैग में किताबों की जगह शराब रखकर शराब की होम डिलीवरी किया करता था। बाहर से ऐसा लगता था जैसे इसके बैग में इसकी किताबें होंगी, ये कोचिंग सेंटर जा रहा होगा और ये एक छात्र है, लेकिन बैग में किताबों की जगह शराब होती थी। आप इन सारे युवाओं को शराब के डिलीवरी बॉयज भी कह सकते हैं। ये पटना में एक कोचिंग सेंटर में बीपीएससी की तैयारी करता है और उसी दरमियान में इसकी संगति कहीं हो गई गलत लोगों से, और इस बीच में ये शराब का होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया। जो सोनपुर से शराब ला करके, सोनपुर की तरफ से दियारा इलाके से, और शहर में हाजीपुर के गांधी चौक आदि शहर में ये होम डिलीवरी का काम करने लगा। तो बिहार के इस मामले से आज आपके लिए सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि राज्य में ये अवैध धंधा, गोरख धंधा चलता रहता है। इसमें प्रशासन के सभी सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, इसमें पुलिस शामिल होती है। एक बात आप पक्की समझिए, किसी भी राज्य में ये सब हो नहीं सकता अगर पुलिस उसमें शामिल ना हो और प्रशासन उसमें शामिल ना हो। अब तक बिहार की पुलिस और प्रशासन ऐसा लगता है कि इसमें शामिल जरूर रहा होगा, लेकिन जब ये मामले पकड़े जाते हैं, लोग मर जाते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में मुद्दा उठने लगता है, खुद मुख्यमंत्री पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तब फिर पुलिस को टाइट किया जाता है। जब पुलिस को टाइट किया जाता है तो पुलिस छापे मारने शुरू करती है। पुलिस को सब पहले ही पता होता है और फिर पुलिस छापे मारकर उन लोगों को गिरफ्तार करती है और आपको दिखाई देता है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है।
अच्छी बात है कि बिहार की पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अब आप सोचिए, अगर हमारे संवाददाता वहां तक पहुंच सकते हैं स्वेच्छा से, तो क्या पुलिस नहीं पहुंच सकती थी? और क्या पुलिस इतने लोगों के मरने का इंतजार कर रही थी कि पहले इतने लोग मरें और उसके बाद फिर हम इस शराब माफिया तक पहुंचें, उन पर छापे मारें और गिरफ्तारियां करें? अब आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में लोकसभा में किस तरह पंजाब में ड्रग्स के कारोबार का भी मुद्दा उठा है। लोकसभा में जिस वक्त नशीली दवाओं की समस्या पर बहस चल रही थी, तभी शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट में नशे की हालत में आता हो, वो आज पंजाब चला रहा है। आप भी देखिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को लेकर क्या कहा, और ये बात वो तब की बता रही हैं जब भगवंत मान लोकसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा में आया करते थे। और हरसिमरत कौर का कहना है कि जब वो लोकसभा में आते थे कार्यवाही में शामिल होने के लिए, तब वो पार्लियामेंट में भी शराब पीकर आते थे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ सर। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो सर। जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे, जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो, ये तो हालात हैं सर। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए, तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया, तो स्टेट क्या क्या हिसाब होगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा के जो बाकी सांसद हैं वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। असल में लोकसभा के जितने भी सांसद हैं जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री जब लोकसभा के सदस्य थे, तब ज्यादातर लोकसभा के तमाम सदस्यों को ये बात पता थी कि मान साहब जो हैं वो शराब पीकर आते हैं, लेकिन किसी ने ये बात खुलकर उठाई नहीं। और आज ये बात पहली बार औपचारिक रूप से लोकसभा में खुलकर उठाई गई है। ओशो ने एक बार कहा था, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि मेहनत साथ देगी। नमस्कार।